मेरा नाम डिम्पल है। मेरी उम्र अभी 23 साल है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर थे। मेरी सास का मेरी शादी के कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते औलाद थे, इसलिए मेरी सास की मौत के बाद बिल्कुल घर सूना हो गया था, क्योंकि मेरे पति और ससुर काम पे जाने के बाद घर खाली ही रहता था। और जब वो लोग काम से लौटकर घर आते तो उनको घर काट खाने को दौड़ता था। और इसलिए मेरे ससुर जी ने अपने बेटे सुनील की शादी करने का सोचा। एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता बताया। पिताजी लड़के के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गए और मेरे पिताजी ने अपने दोस्त से कह दिया था कि वो जल्द ही घर पर बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बात करेंगे। अगले दिन हम सब दोपहर का खाना खा रहे थे, तब पिताजी ने इस रिश्ते के बारे में मेरी माँ को बताया और मेरी तरह मुस्कुराते हुए देखने लगे। मेरी माँ पापा इस रिश्ते से बहुत खुश थे कि बड़ा ससुराल भी नहीं होगा तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, मैं बहुत सारी परेशानियों से बच जाऊंगी। वो ये सोचकर खुश थे। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और एक ही हफ्ते में मेरी और सुनील की शादी बहुत धूमधाम से हो गई, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से शादी तय करते वक्त ही कह दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए और शादी धूमधाम से हो जाए, क्योंकि वो शादी में फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। और ये सच था। वह दोनों बहुत ही अच्छे थे और सबसे अच्छी बात यह थी, मेरे ससुर को खाना बनाना बहुत पसंद था। पति और ससुर के काम पर जाने के बाद मैं घर पर अकेली होती थी, इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं तरह तरह के खाने बनाती और किताबें पढ़ती रहती थी और घर की साफ सफाई में लगी रहती थी। इस बात से मेरे पति और ससुर जी बहुत खुश होते थे और अक्सर छुट्टी के दिन मेरे ससुर जी खुद ही खाना बनाते थे और कभी कभी तो मेरी रसोई में मदद भी करते थे और कहते थे कि तुम तो पूरे हफ्ते खाना बनाती हो, आज तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो अपने ससुर जी के इस बात से बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो मेरा इतना ख्याल रखते थे। अगर कोई बात सुनता या देखता तो उसे मेरी किस्मत पर जलन होने लगती और शायद मैं खुद को खुशनसीब ही समझती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और मेरे पति ने नए कारोबार की शुरुआत की, जिसके कारण उन्हें दूसरे शहर जाना होता था, क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे इसलिए मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी पति को जाने की इजाज़त दे देती थी। यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और कुछ महीने बाद मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट हो गया था। अब वो सारा दिन घर पे ही होते थे और अक्सर खाना वो ही बना दिया करते थे। लेकिन एक बात, जब मेरे पति शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। मैंने ससुर जी से कहा कि आज का खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी नहीं माने और कहा कि खाना तो मैं ही बनाऊंगा। मैं चुप हो गई, क्योंकि इतने प्यार से कह रहे थे तो अच्छा नहीं लगता। ससुर जी ने ही खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गई। और हैरानी की बात यह है कि मुझे लेटे हुए ही नींद आ गई थी और मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों में गंदगी लगी हुई थी। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की और न ही मेरी ऐसी सोच थी, मगर मैं इस बात से परेशान रहने लगी थी कि ऐसा होता है जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सुकून से खाना खाती हूँ और मुझे इतनी जल्दी कभी भी नींद नहीं आती है। ये मेरे बचपन की आदत में शामिल है। मुझे हमेशा ही लेटने के कुछ देर बाद ही नींद आती है, मगर जो 2 दिन मुझे अचानक नींद आई, उस दिन मैं ससुर जी ने खाना बनाया था। दिक्कत यह थी कि इस बारे में मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पति को बताती तो कोई भी इंसान अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता और वो मुझे उल्टा इल्ज़ाम दे देते, क्योंकि घर में कोई और नहीं था। मैं अपने माँ पापा को भी यह बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी थी और ससुर जी से बचने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि वह सारा दिन घर पर ही होते थे। मेरे पति भी घर पर नहीं होते थे, इसलिए मुझे उनसे ही बात करनी पड़ती थी। वो हर वक्त मुझे अपने आगे पीछे रखना चाहते थे, जो पहले तो मुझे अजीब नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ अजीब लगता था। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि उनके सामने ना आऊँ और बहाने से अक्सर बाजार चली जाया करती थी, लेकिन लौटकर वापस घर आना नहीं चाहती थी। एक घर में रहते हुए यह मुमकिन नहीं हो सकता था कि मैं उनसे कहीं दूर जा सकूं। फिर एक दिन तो हद हो गई। मेरे पति को ज़बरदस्ती ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया, जाकर काम लेकर आओ। तो वो कहने लगे वहाँ कोई काम नहीं है, मेरा जाना बेकार होगा। लेकिन मेरे ससुर ने उनको डांट दिया कि तुम्हें क्या पता काम कैसे ढूंढा जाता है, बार बार काम देखना पड़ता है और ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं काम हाथ में आता है। मजबूर होकर मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मेरे पति के जाते ही उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक नजर आई जैसे उनकी दिल की बात पूरी हो गई हो। मैंने भी उनसे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मेरा बेटा भी अभी यहाँ पर नहीं है, तुम चली जाओगी तो मैं अकेला घर पर क्या करूँगा, यहीं रुक जाओ जब तक वो वापस नहीं आ जाता, फिर चली जाना। और मैं मजबूर हो गई कि मैं तो उनको कुछ कह भी नहीं सकती।
लेकिन मेरे दिल में जो शक बैठ गया था वो कैसे ख़त्म हो सकता था। और उस दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया। मैंने उन्हें कहा कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मगर उन्होंने जिद करके मुझे थोड़ा सा खाना खिला ही दिया। फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आ गई और बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर और कपड़े दोनों पर गंदगी लगी हुई थी। मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने पति को बताकर ही रहूँगी। इसलिए मैंने अपने कपड़े उतारकर वॉशरूम में ही लटका दिए और मैंने सोच लिया कि अब ये कपड़े सबूत के तौर पर मैं अपने पति को दिखाऊंगी। वो आएंगे तो मैं मौके की तलाश करने लगी कि उनको सच्चाई बताऊं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ ही रहते थे। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उनको बंद लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझको ही डांट दिया कि तुम ही गलत सोच रही हो, तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम उनके ऊपर शक कर रही हो। मैंने उनको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार मैंने कपड़े लाकर उनको दिखा दिए कि मेरी बात का सबूत है, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ़ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे पापा पर आरोप लगाकर अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरे पिताजी रात को जल्दी सो जाते हैं, उन्हें क्या मालूम बाद में घर में क्या होता है और क्या नहीं, और तुम ना जाने किस किस को बुलाती हो। ऐसी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सोच में पड़ गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई और इसके बाद मैं अपने मायके चली गई। 1 महीना गुजर गया, उन्होंने पलट कर भी खबर नहीं ली। अब तो घर में सब लोग मुझसे सवाल करने लगे कि पहले तो तुम कभी इतने दिन नहीं रहती थी, क्या नाराज़ होकर आई हो। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे ही पति ने मेरा यकीन भी नहीं किया है, लेकिन मैं उन सब को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। मैं देखना चाहती थी कि ज़िंदगी अब कौन सा खेल खेलेगी मेरे साथ। और कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आए कि बेटा इतने दिन हो गए हैं अभी तक तुम घर पर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उनके इस प्यार पर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं तो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं तो उनके बेटे से लड़कर आई थी, झगड़ा करके आई थी। मेरे ससुर को भी शायद मालूम था कि हमारी लड़ाई हुई है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जो भी दिक्कत है दोनों बैठकर हल कर लेना, इतना नाराज़ होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं है। वो समझाते हुए मुझे अपने साथ ले आए। मैं मजबूर थी कि मैं अपने घर वालों को कुछ भी बता नहीं सकती, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा और वापस आए। लेकिन मेरे पति का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने ये बता दिया कि जिस इंसान पर तुम शक कर रही थी वही आज तुम्हें वापस लेकर आया है, वरना मैं तो कभी तुम्हें वापस लेकर आने वाला नहीं था। मेरी कोई गलती ना होने के बाद भी मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी। बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं चुप रहने लगी थी और अपने पति से कोई बात भी नहीं करती थी, लेकिन मेरे ससुर की वही आदत थी, वो खाना पकाते और अक्सर उनका खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती। ये जो कुछ भी था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जितने भी कोशिश कर लेती मुझे नींद आ ही जाती। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़िंदगी अजीब सी होती जा रही थी और जैसे ही मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसा ही हो गया था। मुझे अब अपने आप पर घिन आने लगी थी। मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ। ज़िंदगी ऐसे बीत रही थी। मेरे ससुर को मेरी आदत का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन खाना बनाने का सिलसिला इसी तरह चलता जा रहा था। और सच तो यह है कि मेरे ससुर के हाथ में बहुत स्वाद था। जो भी एक बार मेरे ससुर के हाथ का खाना बना खा लेता वो उनके खाने का दीवाना हो जाता, मगर मुझे तो अब उनके खाने से घिन आती थी। जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता था। 3 लोगों के घर में अब अपने लिए अलग भी नहीं बना सकती थी, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बिल्कुल लाचार हो जाता है तो ऊपर वाला वहाँ से रास्ता दिखाता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और एक दिन मैं बाज़ार से कुछ सामान लेने गई थी और वहाँ मुझे एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरे शहर चली गई थी। उस अपने पति के ट्रांसफ़र की वजह से वो शहर में वापस आ गई थी। एक दिन बाज़ार में ख़रीदारी करने के बीच अचानक उससे मेरी मुलाकात हुई। इतने वक्त के बाद अपनी सहेली से मिलकर मैं बहुत खुश हुई और हम एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाने लगे। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। वो 2 बार हमारे घर आई तो उसने मेरा और मेरे ससुर का व्यवहार नोट किया तो मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है।
मैंने उसको सारी बात बता दी कि मेरे साथ ये सब होता है। पहले तो वो बहुत हैरान हुई और उसने वादा किया कि वो इस सारे मामले में मेरी मदद करेगी। और एक दिन जब मेरे पति हमेशा की तरह दूसरे शहर गए, मेरे ससुर ने खाना बनाया तो मैंने खाना खाने के साथ ही थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट में निकाल कर छुपा दिया। और दूसरे दिन वही हुआ जो मेरे साथ हमेशा होता था, लेकिन मैंने वो खाना अपने दोस्त को दे दिया क्योंकि उसके पति एक लैब टेक्नीशियन थे, इसलिए वो खाना लैब में टेस्ट किया गया। वही हुआ जिसका मुझे शक था। उस खाने में नींद की दवाई मिली हुई थी, इस वजह से मुझे जल्दी से नींद आ जाती थी। एक बार तो मैंने सोचा कि अपने पति को रिपोर्ट दिखा दूं, लेकिन फिर मुझे वही डर लगा कि वो कहेंगे कि तुम मेरे पिता पर आरोप लगा रही हो और इस बार तो वो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देंगे। इस डर से मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा दिया था। और फिर एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो मेरे ससुर जी ने खाना बनाया था, तो मैंने अपनी दोस्त की सलाह से वो खाना नहीं खाया और नाटक ऐसे करने लगी जैसे मैंने वो खाना खा लिया है और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं चुपचाप लेटी रही क्योंकि आज मुझे इस रात से पर्दा उठाना था। मुझे देखना था कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आकर क्या करते हैं। मैंने सोच लिया था कि अगर वो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी, लेकिन फिर मैंने दिमाग में आया अगर मैं शोर मचा दूंगी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैंने इस रात से पर्दा उठाने के लिए फ़ोन की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। ये सब रिकॉर्ड हो जाता, जो होना था वो हो गया। अब मुझे यह देखना था कि मेरे ससुर का अगला कदम क्या होगा, इसलिए मैं चुपचाप लेटी रही। जब उनको यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ, वो मेरे पास आकर बैठ गए, मगर ना जाने उनको इस बात का शक हो गया था कि शायद मैं जाग रही हूँ। वो मेरे पास आकर बैठे ही थे और फिर वहाँ से उठकर चले गए। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैंने दिन में अपनी दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात उसको बता दी। वो खुद भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा हमें ये सब कुछ अपने पति को बताना ही होगा, लेकिन मेरा डर मुझ पर हावी हो चुका था। मैं अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती। मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे दोस्त ने मेरी मदद की और कहा कि इस बारे में वह खुद मेरे पति से बात करेगी। एक दिन मौका देखकर उसने हम दोनों को खाने पर बुलाया। मेरे दोस्त ने बात शुरू की तो बात सुनकर मेरे पति गुस्से से उठ खड़े हो गए। मेरे पति उससे नाराज़ हो गए, लेकिन जब उनसे आराम से कहा कि देखो आप अब बात को जान लें, अगर मेरी बात गलत है तो बेशक आप इसे छोड़ दीजिएगा और ये बात सच साबित हुई तो फिर जो आप करना चाहे वही करना। मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो गई। अब हमें कुछ ऐसा करना था कि मेरे ससुर को मालूम ही ना हो और उनकी सच्चाई भी सामने आ जाए। मेरे दोस्त ने मेरे पति को वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जो खाने की बनाई गई थी। शायद इस वजह से मेरे पति ये सब करने के लिए तैयार हुए। लगभग एक हफ्ते के बाद मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि उन्हें किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मेरे ससुर ने ये सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्हें कहा कि तुम ज़रूर जाओ। मेरे पति घर पर तैयार होकर निकल गए, लेकिन अपने दोस्त के घर चले गए और दूसरे शहर नहीं गए। हमेशा की तरह मेरे ससुर ने खाना बनाया। वो खाना बनाने में व्यस्त थे तो मेरे पति चुपचाप घर में आ गए और कमरे में जाकर छुप कर बैठ गए। ससुर जी को मालूम भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने चुपचाप खाना खाया क्योंकि मुझे मालूम था कि खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन मेरे पति ने मेरे कमरे में पहले से ही मौजूद है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैंने पेट भर खाना खाया और हमेशा की तरह नींद आ गई। मैं कमरे में गई और पति को बताया कि मुझे नींद आ रही है, मैं खाना खा चुकी हूँ और अब जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। मैं तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाऊंगी। मुझे मालूम नहीं कि रात को क्या हुआ है, लेकिन जब मैं सुबह उठी मेरे ससुर और मेरे पति दोनों ही घर पर नहीं थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। बहुत देर बाद भी जब वो दोनों घर पर नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने दोनों के नंबर पर फ़ोन किया, उन दोनों के नंबर बंद आ रहे थे। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था, लेकिन मुझे मालूम न था कि वो दोनों कहाँ हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसने सारी बात बताई। मेरे दोस्त ने मुझे समझा दिया, लेकिन शाम तक इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला और मेरी हालत बुरी हो गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने आज खाना ही क्यों खाया। अगर खाना नहीं खाया होता तो मुझे मालूम हो जाता कि क्या हुआ है, क्योंकि आज हमेशा की तरह मेरे कपड़ों पर गंदगी नहीं लगी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। ये ऐसा क्या हो गया है। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे पति और ससुर का कुछ भी पता नहीं चला।
मेरे दोस्त बार बार कहती रही तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन मैं परेशान थी कि मैं पुलिस वालों को क्या बताऊंगी। वो दोनों घर से क्यों और कैसे गायब हो गए, इसलिए मुझे इंतज़ार ही करना था। इस बात को पूरे 3 दिन बीत गए और मेरे पति और ससुर का कोई भी पता ना चला। मजबूर होकर मैंने अपने भाई को फ़ोन करके सारी बात बताई। मेरा भाई और मेरे पिताजी घर आ गए और जब उन्हें सारी बात मालूम हुई, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुम ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। उसका कोई दोस्त पुलिस में था, उन्होंने उसे भरोसे में लिया और उसको सारी बात बताई। पुलिस ने अपना काम किया जाने मगर कैसे फ़ोन ट्रैक किया और सुराग ढूंढे और रात को मेरे पति और ससुर दोनों घर आ गए थे। मेरे पति बेहोश थे और मेरे ससुर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। भाई ने मुझे संभाला और कहा इनको अभी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो सारी बात मालूम हो जाएगी। तब वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि मेरे पति को बेहोशी की दवाई दी गई है। पुलिस अपना काम करके वापस चली गई, लेकिन अब मुझे ये जानना था कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैंने उन दोनों से सीधे सीधे सवाल कर लिए, सब कुछ कैसे हुआ। मेरे पति ने बताया कि जैसे तुमने मुझे बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद पिताजी कुछ देर बाद तुम्हारे कमरे में आए। उनका अजीब सा हाल देखकर मुझे डर महसूस हुआ और जैसे ही तुम्हारे बिस्तर के करीब आए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनको ज़ोर से आवाज़ दी। वो मेरी आवाज़ सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ बोलता मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं मुड़कर उसको देखता मेरी गर्दन पर सुई चुभने का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। फिर मैंने ससुर से पूछा आप ही बताइए कि यह सब क्या है, क्योंकि अब सारी बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा हुआ कि तुम्हारे और मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं हुई और शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गया था, अभी तक कोई औलाद नहीं है। मैं कोई औरत तो नहीं जो इस बारे में तुमसे खुलकर बात करता। मैंने एक बार अपने दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया। मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर है जो पंडित भी है, उससे अगर कोई दवा लेकर अपनी बहू को दे दो तो उसका औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद की खातिर इस आदमी के पास गया और जिस तरह वो कहता रहा मैं वैसा ही करता रहा कि नींद की दवाई खाने में मिला देता। उसके बाद मुझे अलग अलग तरह के काम बताता रहा और मैं उन कामों को करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से कुछ घुमा दिया करता था, तुम्हारे हाथ में मुर्गी की बलि करनी थी तो कभी कबूतर की, क्योंकि तुम बेहोश होती थी तो तुम्हारे हाथ पकड़कर ये काम करना था। और वो जो भी अजीब चीज़ें मुझे बताता रहा मैं अपनी औलाद की खुशी की खातिर करता रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है और मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मुझसे सब कुछ खुद ब खुद होता जाता था। और उस रात जब मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी, उस रात आखिरी काम था, लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज़ दी मैं घबरा गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में चला गया हो। और अब इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन अब हमारे हर सवाल का जवाब उस डॉक्टर के पास था। इसलिए मैं अपने ससुर और पति को लेकर उस डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने अपने पुलिस वाले दोस्त को भी इस सारे मामले के बारे में बता दिया। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक तांत्रिक है और काले जादू में महारत रखता है। पढ़े लिखे लोग जादूगरों के पास नहीं आया करते हैं, इसलिए वो डॉक्टर के रूप में रहता है। और जिस रात मेरे पति कमरे में थे उस दिन आखिरी काम था और वो खुद कमरे में भी मौजूद था। उसने बताया कि आखिरी तंत्र से मेरी आत्मा उसके काबू में हो जाती, लेकिन शायद मेरी और मेरे पति की किस्मत अच्छी थी, इसलिए ऊपर वाले ने हमें आखिरी समय में मदद की और हम इतने बड़े श्राप से बच गए। मेरे ससुर और मेरे पति को साथ लेकर गया था, उसकी बलि देना चाहता था ताकि जो काम अधूरा रह गया हो उसको पूरा किया जा सके। कहा जाता है कि हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता है और गलत काम अगर अच्छे के लिए भी किया जाए तो उसका भी नुकसान होता है। खुशियाँ ऊपर वाले से मांगनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।